मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। सेनाएं मैदान में उतर चुकी हैं। देखना यह है कि परिणाम आशा अनुरूप होते हैं या अलग आते हैं। ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में छिपी हैं। दोस्तों, बीजेपी ने बहुत जोर शोर से 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति तय कर दी है और वो उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी ने व श्रीमान अमित शाह जी ने मिलकर किस तरह से विपक्ष के किले को ढाया है, ये देखने लायक व सीखने लायक है। शुरुआत करते हैं हम सबसे बड़े प्रदेश, सबसे ज़्यादा सीटों वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिल रहा था कि मायावती, सपा, अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा उनका प्रयास चल रहा था। अगर ये मिलकर चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से बीजेपी को आशा अनुरूप सीटें, जिसकी वो आकांक्षा कर रहे हैं कि मोर देन 75 मिलने में तकलीफ आ सकती थी और हो सकता था कि बीजेपी 10-20 सीटें खो देती वहाँ पे, ऐसा लग रहा था और बीजेपी 50 के आसपास भी सिमट सकती थी। लेकिन दोनों ने मिलकर के वो कमाल किया है कि मायावती जी ने घोषणा कर दी कि वो अलग चुनाव लड़ेगी और सपा के अखिलेश यादव ने एक तरफा घोषणा कर दी कि हम कांग्रेस को 11 सीटें दे रहे हैं। कांग्रेस ने उसका विरोध कर दिया है और कह दिया कि हम 11 सीटों पे सहमत नहीं। यानी आज की तारीख में दोनों दलों के बीच भी सहमति नहीं बन पा रही और इन सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आशा अनुरूप 75 सीटों के आसपास अब प्राप्त कर लेगी। ये सब काम अमित शाह जी अपने हिसाब से बराबर कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीटों की दृष्टि से दूसरे सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, जिसमें 48 सीट है, उसमें एनसीपी प्लस शिवसेना प्लस कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र के अंदर कोई विशेष कमाल नहीं कर पाएगी और लगभग आधी सीटें दोनों बांट लेंगी। इससे बीजेपी को एक बहुत बड़ा जो उसका टारगेट है, उसका लक्ष्य है, उसको झटका लगने वाला था। लेकिन अमित शाह ने अपने हिसाब से कोशिश करके सबसे पहले देवेंद्र जी भाई साहब को लेकर सबसे पहले एकनाथ जी शिंदे को अलग किया शिवसेना से और बहुत बड़ा तबका शिवसेना का 2/3 से भी ज़्यादा विधायक तोड़ करके और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। वैसे भी शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे जी थे, उनका भी इसमें एक रोल रहा। वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे थे, विधायकों से नहीं मिल रहे थे, अपने चुनाव क्षेत्र में भी वो नहीं जा रहे थे। और खास सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो शिवसेना का मूल सिद्धांत जिसपे शिवसेना खड़ी है, हिंदुत्व, उसको त्याग करके और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इससे एक बहुत बड़ा ग्रुप शिवसेना में ही उनके खिलाफ हो गया था, क्योंकि जो जीत के आए थे उसके पीछे जो उद्देश्य था वो हिंदुत्वी था। जीतने के बाद इन्होंने अपने आप को बदल लिया। जनता की विचारधारा का इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। तो ये चीज़ें एकनाथ शिंदे को बहुत चुभ रही थी और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एकनाथ शिंदे एवं उनके साथी शिवसेना से अलग हो गए और उनको देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर के उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और आज की तारीख में शिवसेना के पास गिनती के 10-12 विधायक रह गए हैं और कार्यकर्ताओं की भी एक बहुत बड़ी टीम उनसे हट गई है और रही से ही कसर चुनाव आयोग ने पूरी कर दी है। उसने शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे को दे दिया है और इधर एनसीपी से भी कोशिश करके अजित पवार को वो लोग एनसीपी से अलग कर दिया है और अपने साथ ले आए हैं। अजित पवार एनसीपी में बहुत बड़े नेता हैं
आज की तारीख में अजीत पवार एनसीपी में बहुत बड़ी ताकत रखते हैं और कई विधायक 2/3 वो अपने साथ लेकर के वो भी बीजेपी के साथ आ गए। इस प्रकार से महाराष्ट्र में अमित शाह जी ने एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को तोड़ दिया है, उनकी ताकत को आधी से भी नीचे कर दी है। अब आप और हम ये सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र में निश्चित रूप से बीजेपी 40 सीटों के आसपास आराम से जीत जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो वो है बंगाल। बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस तीनों मिलकर के चुनाव लड़ने की इंडिया गठबंधन में प्लानिंग कर चुके थे। साथ में आईसीएफ मुस्लिम वाली जो है मुस्लिम पार्टी है उसको भी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा खेल खेला कि तृणमूल को लगा, ममता दीदी को लगा कि अगर सीपीएम और कांग्रेस मिल गए तो मुस्लिम वोट जो मेरे फिक्स है वो टूट करके इन दोनों की तरफ चले जाएंगे, तो भविष्य में मेरे को विधानसभा चुनाव में बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए ममता दीदी ने कहा कि हम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और इस प्रकार से अगर ममता दीदी अकेले चुनाव लड़ती है तो आईसीएफ जिसके पास मुस्लिम वोट है और सीपीएम, कांग्रेस जिनके पास भी कुछ तबका मुस्लिम वोटों का है, वो निश्चित रूप से इनके पास से ममता दीदी से छिटक जाएगा। और बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी फायदा हो जाएगा, बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी कि बीजेपी जो आज वो 18 सीटों पर है, वो अगर मुस्लिम वोट उससे ममता दीदी से छिटकते हैं तो बीजेपी अपनी सीटों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि कर लेगी, जिसका पूरा विश्वास है। इस प्रकार बंगाल में भी बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पंजाब में आप और कांग्रेस दोनों मिल करके चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप और कांग्रेस के बीच में कोई समझौता हो पाएगा, जबकि बीजेपी और अकाली दल का समझौता अंतिम स्टेज में चल रहा है। अगर इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है तो निश्चित रूप से पंजाब की 13 सीटों में से आधे दोनों तरफ बंट जाएंगे, आधी आप ले जाएगी तो आधी बीजेपी, अकाली दल ले जाएंगे। इस प्रकार पंजाब में भी बीजेपी को लॉस होने की कोई संभावना नहीं लगती है। दक्षिण में तमिलनाडु में डीएमके बहुत मजबूत है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन अन्नामलाई ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। और अन्नामलाई की एक सभा में डीएमके का एक कार्यकर्ता जो पत्रकार हुआ करता था वो हमले में मारा गया। इसको आड़ लेकर के दी हिंदू अखबार ने बीजेपी की सारी न्यूज छापना बंद कर दिया और एक प्रकार से वहां दी हिंदू अखबार जो है वो डीएमके का मुख्य पत्र बन गया है और अन्नामलाई की कोई भी न्यूज वो नहीं छाप रहा है। मालिनी पार्थसारथी जो दी हिंदू की पूर्व पत्रकार भी थी, उन्होंने कहा है कि ऐसा हिंदू पत्र न्यूज़पेपर हमने कभी नहीं देखा जो एक तरफा न्यूज दे रहा है। लेकिन वहाँ सनातन का जोर शोर से सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, सर्वाधिक ताकत सनातन धर्म के ऊपर अन्नामलाई लगा रहे हैं और हमें लगता है निश्चित रूप से इस बार तमिलनाडु में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। तेलंगाना में बीआरएस जो पहले टीआरएस हुआ करती थी के साथ गठबंधन की संभावनाएं भी बन रही है। बीआरएस के एक बड़े नेता केटी रामाराव ने बयान दिया है कि कांग्रेस के साथ कोई भी नहीं रह सकता है क्योंकि वो एक घमंडी पार्टी है, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं, राहुल गांधी से बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है कि बीआरएस के साथ हमारा गठबंधन हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आप ये सोच लें कि तेलंगाना में जो जिसके पास अभी सत्ता में कांग्रेस है, इसके बावजूद भी तेलंगाना में मेरे को लगता है कि अगर ये समझौता होता है तो 1 या 2 सीट ही कांग्रेस जीत पाएगी, बाकी सारी सीटें इस समझौते को, इस गठबंधन को मिल जाएगी। तो एक बहुत बड़ी सफलता बीजेपी को तेलंगाना में मिलने की संभावना बन जाएगी। कर्नाटक में आप जानते हैं जेडीएस और बीजेपी का समझौता हो गया है, क्योंकि 28 सीटों में से पहले बीजेपी ने 26 जीती थी
लेकिन अभी वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है, तो बीजेपी ने बहुत सोच के समझ के कदम उठाते हुए जेडीएस के साथ समझौता कर लिया है, जिसकी कर्नाटक में वोटों में 13% भागीदारी है। तो अगर 13% भागीदारी बीजेपी को कन्वर्ट हो जाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी अपनी पूर्ववर्ती स्थिति को बनाए रखने में सक्षम होगी और 26 सीटें इसके पास निश्चित रूप से आ जाएगी। बीजेपी ने अपना लक्ष्य साधने के लिए सिद्धांत की जगह व्यवहारिकता को प्रथम स्थान दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी व श्रीमान अमित शाह जी का एक ही मंत्र है और वह है विजय प्राप्त करना। युद्ध और चुनाव में सब जायज़ है। इसी फार्मूले के साथ बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने का प्रयास कर रही है, ऐसा लगता है। आज के अंक में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो दोस्तों, पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जय श्री राम।